गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय 8 में आज का टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो देखिए, प्लास्टिक के बारे में आपने पहले भी देखा होगा या सुना होगा। देखिए, प्लास्टिक से संबंधित जैसे बरसाती कपड़े होते हैं, दांत ब्रुश होती है, इसी प्रकार खिलौने होते हैं, अनेक आपने पढ़े हैं। छोटी क्लास में हमने प्लास्टिक के 2 प्रकार भी पढ़े होंगे, थर्मोसेटिंग, इस प्रकार के प्रकार आपने पढ़े थे। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लास्टिक से संबंधित कुछ विशेष रूप से उनको विभाजित किया गया है। वो है जैसे पहला भाग है प्लास्टिक का पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। तो देखिए, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है ये किसका बहुलीकरण है, बहुलक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पॉलीथीन जो होता है एथीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एथीन का। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बताया जाता है कि इसका यदि संरचना सूत्र देखते हैं तो वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन के अनेक अणुभार यूज में लिए जाते हैं और इनसे जो प्राप्त होगा वो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस प्रकार NNO। तो ये होता है पॉलीथीन। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पॉलीथीन है वो किसका बहुलक होता है? तो एथीन का बहुलक होता है। ठीक है। और इससे संबंधित जो उपयोग होते हैं वो क्या क्या है? थैली है, ठीक है, सांचे में डली हुई वस्तुएं हैं, इसी प्रकार पाइप, ट्यूब आदि पॉलीथीन की सहायता से बनाए जाते हैं। कौन कौन है? एक तो थैलियाँ हैं जिसे हम पॉलीथीन ही कहते हैं, ठीक है, पाइप है, ट्यूब है, ठीक है। तो इस प्रकार पॉलीथीन के उपयोग आपने पढ़े हैं। इसी प्रकार अगला जो प्लास्टिक का बहुलक है उसके बारे में देखते हैं। वो भी आपने दैनिक जो है अनेक बार सुना होगा, PVC। पॉली विनाइल क्लोराइड। तो 1 नंबर में पहले तो ये पूछा जा सकता है कि PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब 2 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि PVC है वो किसका बहुलक होता है? तो PVC जो होता है वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। किसका? विनाइल क्लोराइड का। CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये होता है विनाइल क्लोराइड। इसके अनेक अणु लेते हैं तो किसका निर्माण होगा? PVC का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे, CH2 CH Cl NNO। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए, आपको मैं बताया था PVC का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये किसका बहुलक होता है? विनाइल क्लोराइड का होता है, जिसका रासायनिक सूत्र ये होता है CH3 डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसके उपयोग। तो पाइप के लिए, जूते, चंपल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने और विद्युत रोधी परतें के रूप में PVC का उपयोग किया जाता है। तो वापस देख लो, ये सूत्र ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, नॉर्मल सूत्र है। अब देखिए PVC के उपयोग देखते हैं। पाइप,
जूते, चप्पल और थैले, बरसाती कपड़े, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम की सुई। मैंने आपको पहले बताया था फोनोग्राम क्या होता है। फोनोग्राम की सुई, ठीक है ना। आदि में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी का उपयोग पूछ लिया जाए तो पाए, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम की सुई या विद्युत रोधी परतों में भी, जैसे तार होता है तो तार के ऊपर जो लेप होता है वो लेप क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। तो विद्युत रोधी परतों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने थे, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी प्रकार पीवीसी का किसका बहुलक है? तो क्या बताया था? विनाइल क्लोराइड का है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी बताया था, वापस देख लीजिए क्या था। NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। एक दो बार स्वयं लिखोगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार ये संरचना सूत्र है, और साथ साथ में लिखोगे तो ज़्यादा अध्ययन करने पर आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंध देखते हैं। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl NNO, तो ये पीवीसी का हो गया। ये पीवीसी का है, ये विनाइल क्लोराइड का है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके उपयोग पूछे जाएँ तो उपयोग आपके सामने लिखे हुए हैं। पाए, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम की सुई, विद्युत रोधी परतों में। अब आगे देखते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, अगला जो बहुलक है प्लास्टिक का, वो देखते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ओरलोन भी कह सकते हैं इसको, ऑरलोन, ठीक है। तो ये किसका बहुलक होता है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना। और शॉर्टकट में इसको कहा जाता है PN, पेन। तो पेन की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। और ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? विनाइल साइनाइड के। तो किसका होता है ये बहुलीकरण? है विनाइल साइनाइड। उसमें क्लोराइड था, इसमें क्या गया? साइनाइड आ गया, ठीक है ना। तो क्लोरो के स्थान पर क्या लग जाएगा? इसमें Cl लग जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित संरचना सूत्र बनाते हैं इसका। तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। NNO लेंगे इसके। तो इसका नाम क्या होता है? विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अब इसका बहुलीकरण करते हैं तो क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, तो ये PN हो गया। ओरलोन भी बोल सकते हो या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। तो इसका पूरा नाम अभी बताया था, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये PN का पूरा नाम क्या होता है, तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। दूसरा, ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण किया जाता है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है NCH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है। और इसके बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण होता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो देखिए उपयोग जैसे स्वेटर है, ऊन जैसे तंतु या तकियों का जो निर्माण किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो किस किस में, स्वेटर में इसका उपयोग होता है, विशेष प्रकार की ऊन का निर्माण किया जाता है तो PN का या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। कई प्रकार के तकिए भी बनाए जाते हैं, उसमें भी किसका उपयोग होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। अब देखते हैं अगला बहुलीकरण या बहुलक, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन तो पहले तो ये किसका बहुलक होता है, तो ये बहुलक किसका होता है, स्टाइरीन का होता है, जिसका संरचना सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 ठीक है। तो ये हो गया स्टाइरीन का। तो यदि आपको पूछ लिया जाए पॉलीस्टाइरीन है किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो स्टाइरीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 ठीक है। इसके अनेक अणु मिलकर पॉलीस्टाइरीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसको देखिए बहुलीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो आप बहुलीकरण। तो इसका बहुलीकरण करते हैं तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5। ध्यान रखना है इसमें N अणु है और ये N अणु तक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा। इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें N यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है। अब इसके बाद में इसका उपयोग, तो चाय के कप है, बोतल के ढक्कन है, फ्रिज के कुछ भाग भी इसी से बने होते हैं, दीवारों की जो टाइल होती है वो भी इसी के द्वारा बनी होती है। तो इसके उपयोग क्या क्या होंगे, चाय के कप, बोतल के ढक्कन, फ्रिज के कुछ भाग, दीवारों की जो टाइल होती है वो, दीवारों की टाइल, तो दीवारों की टाइल्स आदि में पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में संश्लेषित रबर। तो प्लास्टिक से संबंध हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो सबसे पहले पॉलीथीन पढ़ा। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, एथीन का। किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, एथीन से प्राप्त किया जाता है ठीक है। इसी प्रकार उसके बाद में हमने पढ़ा था PVC, तो वो किसका बहुलक होता है, विनाइल क्लोराइड का। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा PN या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तो वो किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, विनाइल साइनाइड से। इसी प्रकार हमने प्लास्टिक के रूप में अगला जो बहुलक प्राप्त किया था वो पॉलीस्टाइरीन, वो किससे प्राप्त किया जाता है, स्टाइरीन से ठीक है ना। तो इनके जो संरचना सूत्र है वो एक साथ लिख लेना ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, वापस देख लीजिए जितने भी इनके संरचना सूत्र है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले पॉलीथीन का बता देता हूँ वापिस। पॉलीथीन
तो एथीन का जो संरचना सूत्र होता है उससे प्राप्त किया जाता है, उसका बहुलक होता है CH2 N अणु लेने हैं, इसका क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे। ठीक है, बहुलीकरण करेंगे तो निर्माण होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N अणु, और इस प्रकार सिंगल बॉन्ड बाह्य साइड में देखिए। इसका अर्थ क्या है, अनेक कार्बन इसमें संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, अनेक एथीन के कार्बन इसमें संयोजित किए जा सकते हैं। तो ये पहला भाग था प्लास्टिक का। ठीक है, दूसरा भाग हमने क्या पढ़ा था, PVC। क्या पढ़ा था, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये किसका बहुलक होता है, बहुलीकरण होता है, विनाइल साइनाइड का, सॉरी क्लोराइड का। तो देखिए इसका सूत्र क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो ये तो एथीन से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये किससे प्राप्त हुआ था, विनाइल क्लोराइड। देखिए दोबारा बताने का उद्देश्य ये है कि आपके ये समझ में आ जाए किस प्रकार बन रहे हैं ये, और हाई क्लास में जाओगे तो इसका संरचना सूत्र कैसे और किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। CH2 CH Cl और N अणु। तो दूसरा भाग PVC आ गया, इसके बाद में PN। तो तीसरा भाग क्या है, PN। इसकी फुल फॉर्म बताई थी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और ये किसका बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, विनाइल साइनाइड होगा। तो यहाँ पर Cl के स्थान पर Cn कर देना बस। तो CH2 CH, यहाँ पर हो जाएगा साइनाइड Cn, और N अणु लेंगे और इसका बहुलीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cn और N अणु। तो ये क्या बन जाएगा, ये PVC था तो ये PAN का निर्माण हो गया। ठीक है, एक और रह गया, वो और देखते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो वो और देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ। पॉलीस्टाइरीन। तो ये स्टाइरीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो क्या होगा, CH2 CH C6H5 N अणु लेंगे तो ये स्टाइरीन होता है। क्या होता है, स्टाइरीन। स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। इसका बहुलीकरण करेंगे। ठीक है, और इससे किसका निर्माण होगा, 2 मिनट रुकना भाई, डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो CH2 CH C6H5 N अणु। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन। तो इस प्रकार आपने प्लास्टिक के 4 बहुलक के बारे में पढ़ा। चारों के संरचना सूत्र किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, फुल फॉर्म बताई गई है और उनके उपयोग बताए गए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या अपना, संश्लेषित रबर। एक आपने प्राकृतिक रबर पढ़ा था जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उसकी वल्कनीकरण प्रक्रिया पढ़ी थी।
तो आपने देखा था कि प्राकृतिक रबर है वो एक पेड़ से द्रव के रूप में प्राप्त किया जाता है। उस द्रव क्या कहते थे? लेटेक्स कहते थे। और उसमें यदि एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है तो वो ठोस हो जाता है। और इस प्रकार का जो रबर होता है वो क्या होता है? कम प्रत्यास्थता वाला होता है, कम तन्यता वाला होता है। तो उसकी तन्यता को बढ़ाने के लिए उसको सल्फर के साथ क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था। तो वो अधिक प्रत्यास्थ और अधिक तन्यता वाला होता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। अब देखते हैं संश्लेषित रबर। ये ऐसे रबर जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रबर कहलाते हैं। कि इस प्रकार के रबर जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं वो संश्लेषित रबर कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, वियोना एस और वियोना एन। इनके दोनों प्रकार के नाम याद रखना, वियोना एस, वियोना एन। ठीक है, ये दो प्रकार आपको दे रखे हैं, इनके नाम वियोना एस और वियोना एन। अब देखिए इसे वियोना क्यों कहा जाता है या वियोना किसे कहते हैं या वियोना नाम क्यों दिया गया, इससे संबंध बताते हैं आपको। तो देखिए रबर प्राप्त करने के लिए एक तो 2,3 डाई मेथिल, एक यौगिक है 2,3 डाई मेथिल और एक है 1,3 ब्यूटाडाइईन। 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है ना, 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो देखिए इन दोनों की सहायता से CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करके रबर जैसा पदार्थ प्राप्त किया गया कि 2,3 डाई मेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइईन को क्या बताया गया? CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक की सहायता से एक रबर जैसा प्राप्त हुआ, उसे क्या कहते हैं? वियोना कहते हैं। कि एक ऐसे रबर का निर्माण किया गया जिसमें 2,3 डाई मेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइईन को CO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो एक रबर जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ जिसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? सोडियम करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा गया? वियोना कहा गया। ठीक है ना। इनका जो उपयोग होता है तेल की टंकियों में, टायर ट्यूब में, चिकित्सा के उपकरण में, पेट्रोल के नल में, जूतों के तलों में आदि बनाने में किया जाता है। तो वियोना का जो उपयोग पूछा जाता है अर्थात संश्लेषित रबर का जो उपयोग पूछा जाता है वो तेल की टंकियों में, तेल टंकियाँ का जो निर्माण किया जाता है उसमें वियोना का उपयोग किया जाता है या संश्लेषित रबर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार और किस में किया जाता है? टायर ट्यूब में और जूते के जो तले होते हैं उसमें संश्लेषित रबर या वियोना का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार चिकित्सा संबंधी जो उपकरण होते हैं, कौन से? चिकित्सा संबंधी उपकरण में वियोना का उपयोग या संश्लेषित रबर का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल का जो नल होता है, पेट्रोल पंप पर गए होंगे वहाँ पर जो नल लगाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, संश्लेषित रबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इस अध्याय में आपने क्या क्या पढ़ा था? एक तो कार्बन से संबंधित जो पद्धतियाँ थी नामकरण की वो पढ़ी थी, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना। एक तो रूढ़ पद्धति थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, फिर इसके बाद में एक IUPAC थी जो पूरे स्तर पर, देखिए रूढ़ पद्धति तो क्या विशेष स्थानों पर उनके नाम दिए गए थे। ठीक है ना। और IUPAC जो पद्धति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ठीक है ना, कोई विशेष स्थान के लिए नहीं होती है कि उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। प्रत्येक विश्व स्तर पर प्रत्येक किसी भी देश में उनके नाम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार।
और इसी प्रकार एक व्युत्पन्न पद्धति थी कि सरल यौगिक के द्वारा जटिल यौगिक का निर्माण किया गया था, वो व्युत्पन्न पद्धति थी। और आपने IUPAC में 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी, उनके नामकरण पढ़े थे, ठीक है ना। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अध्ययन किया था। अब देखिए एक अपवाद है, एक सल्फर एट की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है। अपवाद किस लिए कहा जाता है कि सल्फर की संयोजकता क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसीलिए आपने एक टॉपिक पढ़ा था पीछे वाले अध्याय में, परिवर्तित संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था। तो सल्फर एट जो होती है उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी, सल्फर एट की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो सामान्य सी है, याद कर लेना, हो जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। सल्फर एट, तो इसकी जो संरचना होती है अंगूठी जैसी होती है, माना जाता है। तो देखिए इसको इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, सल्फर को 8 सल्फर व्यक्त कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए सल्फर का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो उसमें संयोजकता आसानीपूर्वक कितनी दर्शाई जाती है, 2 दर्शाई जाती है, ठीक है। लेकिन इनके पास बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उसके आधार पर इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नॉर्मल रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार 8 गोले बनाइए, आराम से बना लीजिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, बनाइए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनके केंद्र पर क्या लिख दो, S S S और इसी प्रकार